हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हमारा एक वीडियो इस चैप्टर का हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। इसके बाद अब आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया था जो ये चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें हम 1950 से लेकर 1990 तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो हमारा ट्रेड है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या डेवलपमेंट किया गया था, क्या क्या रिफॉर्म किए गए थे, वो सब हम पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए वो हमने पढ़े थे। तो वहाँ पर 2 रिफॉर्म आए थे। एक हमारा आया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसे हम लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारा आया था टेक्निकल रिफॉर्म जिसमें हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। वो सब हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियोस को समझने से पहले आप प्लीज इससे प्रीवियस वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे। क्योंकि अगर पर्टिकुलर हम किसी भी चीज की बात करें, XYZ चाहे वो कोई भी चीज हो, तो अगर उसके बेनिफिट है तो उसके नुकसान भी होते ही होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स की, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन्स या फिर उसके फायदे क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मतलब हमारे फसल की जो उत्पादन थी या फिर हमारे फसल की जो प्रोडक्टिविटी थी वो उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया। मतलब बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा उनमें क्या होने लगा, इंक्रीमेंट होने लगा, इंक्रीज होने लगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डेटा दे रखा है। यहाँ पर ईयर है 1951 का डेटा है, और फिर उसके बाद जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है 2019 और 2020 उसका डेटा दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रोडक्शन दे रखा है या प्रोडक्टिविटी दे रखी है पर हेक्टेयर की दे रखी है। एक जो पीस ऑफ लैंड है पर हेक्टेयर, उस एक पर हेक्टेयर में कितना केजी होता था। 1951 में वीट होते थे हमारे पर हेक्टेयर पर 660 केजी, जबकि वही पर हेक्टेयर पर प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी बढ़ गई, 3421 केजी। ऐसे ही अगर हम राइस की बात करें तो राइस की प्रोडक्टिविटी 1951 में कितनी थी, 665 केजी पर हेक्टेयर, जो कि 2019 और 20 में 2705 केजी हो गई। उसके बाद मेज की अगर हम बात करें तो मेज की प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर पर 704 केजी इन 1951, जो कि 2019 और 20 में बढ़कर 2945 केजी तक पहुंच गई थी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज आ चुका था। जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो काफी, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। उसके बाद हम बात करें सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज। सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज, एक्रिएज का मतलब होता है एकर्स। जो जमीन होती है एकड़ में होती है, तो उसको हम कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा राइज हुआ था। अब वो कैसे, पहले यहाँ पर हम बात करें जैसे कि नॉर्मली जब हम हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज नहीं करते थे, तो जब हम सोइंग करते थे, तो सोइंग मतलब बीज जब बोआ जाता है तो उसको सोइंग कहते हैं, और हार्वेस्ट जब हम फसल को काटते हैं तो उसे हम हार्वेस्ट कहते हैं। तो उसके बीच में जब हम नॉर्मल बीजों का, नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करते थे, तो सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में बहुत लंबा टाइम गैप हो जाता था। उतने टाइम तक फार्मर को वेट करना पड़ता था। अब यहाँ पर जब हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में बहुत ही कम टाइम लगता था। इसका मतलब हम कम समय में ज्यादा फसल उगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें बीच में इतना वेट नहीं करना पड़ता। अब जल्दी जल्दी अगर हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो जल्दी जल्दी सोइंग करेंगे, मतलब जिससे पहले जो हम क्रॉप करते थे, अब डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। पहले हम क्रॉपिंग जो एक बार कर पाते थे, अब हम डबल क्रॉपिंग कर पा रहे थे। किसकी वजह से, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज कर रहे थे, उसकी वजह से सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम गैप था वो बहुत ही कम हो गया था। और 13 to 19 करोड़ हेक्टेयर्स जो हमारी जमीन थी जहां पर कल्टीवेशन होता था, वो पहले सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर्स में होता था, जो कि बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर्स तक पहुंच गया। मतलब जहां पर हम प्रोडक्शन करते थे, जो कल्टीवेशन करते थे, वो जमीन भी पहले से बढ़ गई। उसके बाद हम बात करें चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स के आउटलुक में बहुत चेंज आया। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है सबसिस्टेंस टू कमर्शियल। पहले जो फार्मर्स थे वो सिर्फ अपने जीवन को, अपने जो लाइफ थी उसको
सिर्फ जीने के लिए या निर्वाह करने के लिए खेती करते थे। जैसे कि खुद को जो खाना है, खुद को जो मतलब चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, या फिर आपको जो भी बाजरा है, मक्का है, सब्जी है, जो भी चीज़ चाहिए वो सिर्फ वो खुद के कंजम्पशन के लिए उगाते थे, बाकी वो कमर्शलाइजेशन उसका नहीं करते थे। बट अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने देखा कि भाई इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो फार्मर्स का आउटलुक है उसमें चेंज आने लगा। उन्होंने क्या किया, पहले वो सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए खेतीबाड़ी का इस्तेमाल करते थे, बट अब उन्होंने कमर्शियलाइज मतलब उससे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, उसको कमर्शियलाइज कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। तो देखिए जो दोनों टॉपिक हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है जो बचता है मार्केट में बेचने के लिए, उसे हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो, जिसके भी खेत वगैरह हो आपके आसपास, तो वो लोग जब खेती करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, मक्का हो, जो भी हो, सरसों हो, कुछ भी XYZ, तो वो क्या करते हैं, जब खेती होती है तो वो पर्टिकुलर एक ईयर का मतलब एक ईयर का उनका एक एस्टिमेट होता है कि हमारे घर में एक ईयर में इतना ये सामान यूज हो जाएगा। वो अपने लिए उतना बचा लेते हैं और बाकी इसका सारा मार्केट में बेच देते हैं। तो बाकी का सारा जो मार्केट में बेचा, दैट इज नोन एज मार्केटेबल सरप्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले सपोज हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, पहले एक फार्मर था, उसका जो खेत था, फार्म था, उसमें सपोज 200 क्विंटल राइस होते थे या व्हीट होते थे। अब 200 में से उसने 1 क्विंटल अपने लिए रखा और बाकी का 199 क्विंटल मार्केट में जाकर बेच दिया। सो दैट इज नोन एज मार्केटेबल सरप्लस 199। बट अब वो जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सपोज पहले उसका 200 का प्रोडक्शन था, अब उसका प्रोडक्शन बढ़कर 350 या 400 हो गया। अब एक बात बताइए, अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या वो ज़्यादा खाने लगेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो भाई पहले जो उनकी फैमिली में 1 क्विंटल का यूज था, अब भी 1 क्विंटल का ही यूज रहेगा। तो पहले 200 में से 1 क्विंटल निकालते थे, अब 400 में से 1 क्विंटल निकालेंगे तो कितना बचेगा? 399 क्विंटल। दैट मीन्स उसका जो मार्केटेबल सरप्लस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब मार्केटेबल सरप्लस इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपने जो फार्मर है या जो भी वो अपने फार्मिंग करते थे उसको उन्होंने कमर्शियल कर दिया, उनके आउटलुक में चेंज आने लगा। उसके बाद आपका आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। अब यहाँ पर जो हमारा इंडिया था, जैसे कि हम लोगों को पता है जब ब्रिटिशर्स थे तो बहुत ही ज़्यादा भुखमरी की कंडीशन थी, इतना अनाज नहीं था कि सब लोगों को अनाज दिया जा सके। तो उस कंडीशन में अगर हम अब की बात करें, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हम अपने कंट्री के लिए जो फूड ग्रेन है उनको प्रोड्यूस करने में, उनका प्रोडक्शन करने में सेल्फ सफिशिएंट थे। हमें किसी और देश से कोई अनाज मांगने की जरूरत नहीं थी। एंड बफर स्टॉक मतलब जो MSP पर गवर्नमेंट जो स्टॉक लेती है, जो अनाज लेती है, उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर जब इतना सारा क्रॉप्स उग रही थी, इतना ज्यादा जब प्रोडक्टिविटी हो रही थी, तो मार्केट में ऑलमोस्ट जो डिमांड थी वो पूरी हो रही थी और बचे हुए सामान को या बची हुई क्रॉप को कौन ले लेता था? हमारी गवर्नमेंट ले लेती थी एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर बफर स्टॉक भी हमारे पास सफिशिएंट हो गया, उसकी भी कोई कमी नहीं थी। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। यहाँ पर जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग थे, जिनके पास जिनकी जो कमाई थी जो बहुत ही कम थी, उनको बहुत बेनिफिट हुआ। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, पहले क्रॉप्स कम थी तो मार्केट में उनकी डिमांड ज़्यादा थी और डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम थी, और अब यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर सप्लाई भी ज़्यादा हो गई। और मार्केट में जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है? कम। तो यहाँ पर जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग थे, जिनके पास बहुत कम पैसा था, जो ऐसे अनाज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्रॉप्स को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो लोग भी क्या करने लगे? क्रॉप्स को खरीदने लगे या अनाज को खरीदने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे हमारे कुछ गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन में लिमिटेशंस क्या थी या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइज इन लिमिटेड क्रॉप्स ओनली। यहाँ पर जो राइज आया था, जो प्रोडक्टिविटी में एकदम उछाल आया था, वो बहुत ही लिमिटेड क्रॉप्स में आया था, जैसे कि व्हीट है, राइस है, ऊपर हमने बात करी मेज है।
तो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड ऐसी क्रॉप थी जिनकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी उछाल आया था। बल्कि अगर हम बाकी की कमर्शियलाइज क्रॉप की बात करें, जैसे कि हमारा कॉटन था, जूट है, इंडिगो है, इन सब में कोई इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी में राइज नहीं आया था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन फैला था कि भाई ग्रीन हरित क्रांति है, हरित क्रांति है, तो यहाँ पर ये जो स्प्रेड है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ कहाँ कहाँ हुआ था, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सिर्फ इन्हीं एरियाज में ये अफेक्टेड हुआ था, बाकी के एरियाज में अफेक्टेड नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, तो पहले तो हम ये समझ लें कि लिमिटिंग फार्मिंग पॉपुलेशन क्या है। द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इल्यूडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब इल्यूडेड मतलब नहीं मिल पाया। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा था वो हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को नहीं मिल पाया। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स हैं, और फार्मर्स में भी ज़्यादातर स्मॉल, छोटे छोटे और मार्जिनल फार्मर हैं, रिच फार्मर्स बहुत ही कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बहुत ही लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए ही इफेक्टेड था, या बहुत ही कम किसानों को, या आप कह सकते हैं जो अमीर किसान थे, रिच फार्मर्स थे, सिर्फ उन्हीं को इसका बेनिफिट हुआ। जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स थे, मतलब जो थोड़े गरीब फार्मर्स थे या जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का गेन नहीं मिला, मतलब वो उससे वंचित रह गए। ठीक है, अब वो कैसे था, क्योंकि हमारे जो हाई यील्ड वैरायटी सीड हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये हमें खरीदने पड़ रहे थे, और खरीदने पड़ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जब कोई चीज़ आती है वो भी अच्छी क्वालिटी की, तो वो महंगी होती है। और भाई जो हमारे स्मॉल फार्मर्स थे, जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये उन चीज़ों को जाकर खरीद सके। तो यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रिच फार्मर्स थे उन्हीं को मिल पाया था। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स थे और मार्जिनल फार्मर्स थे उन तक ग्रीन रेवोल्यूशन का गेन नहीं पहुंच पाया। उसके बाद हम बात करते हैं फेल टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर और इकोनॉमिक डिवाइड। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो सब उसमें इक्वालिटी आ जाएगी, मतलब सब एक लेवल में आ जाएंगे, जो गरीब हैं वो भी अमीर हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो हमारा हाई यील्ड वैरायटी सीड है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, ये सब सिर्फ किसके लिए था, रिच फार्मर्स के लिए, क्योंकि गरीब फार्मर्स पे, छोटे छोटे फार्मर्स पे इतना पैसा ही नहीं था कि वो इसे खरीद सके। तो यहाँ पर क्या था, एक ब्रिज बन गया था, यहाँ पर फेल टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये रिच और पुअर, ये जो दो हमारे किसान थे, अमीर और गरीब, इन दोनों के बीच के गैप को फिल करने में फेल हो गया था। मतलब गरीब किसान अभी भी गरीब ही था और अमीर अमीर था। उसके बाद है सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरी तो था और ठीक है, अच्छा खासा इसने हमें एक अच्छा इम्पैक्ट भी दिया, बट सफिशिएंट नहीं रहा। सफिशिएंट का मतलब ये जो गवर्नमेंट ने जो सोचा था कि सबके बीच में एक इक्वालिटी आ जाएगी, वो सफिशिएंसी यहाँ पर नहीं दिखी। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ ही लिए हैं दो टॉपिक कि हमारे जो रिच फार्मर पॉपुलेशन थी सिर्फ गेन उसी को हुआ, और जो रिच थे वो बहुत रिच हो गए, गरीब गरीब ही रह गए, क्योंकि वो उन सबको इतना, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी महंगी थी कि छोटे मोटे फार्मर्स का इन तक पहुँच पाना या ये सारी फैसिलिटी एक स्मॉल फार्मर की रीच से काफ़ी दूर थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। अब सॉइल डिग्रेडेशन मतलब हमारी ज़मीन को भी नुकसान पहुंच रहा था। वो कैसे पहुंच रहा था, डिक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। क्योंकि देखिए पहले अगर हम वीट और राइस, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी हुई थी वो वीट और राइस की हुई थी। नॉर्मली हम सबको पता है राइस की खेती जहाँ पर होती है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइस जो होते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो ठीक है, आपके पास इरीगेशन फैसिलिटी थी, बट जहाँ पर राइस की खेती होती है वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है, आप चाहे कितना भी पानी दो, ग्राउंड वाटर लेवल वहाँ का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब आप राइस उगाते हैं तो वो आपका जो वाटर लेवल है वहां से पानी नीचे से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या हुआ, हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। दूसरा, एंड डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी क्या होने लगी, थोड़ी कम होने लगी। क्योंकि एक बात बताइए, जहां पहले हम क्रॉप उगाते थे, कुछ महीनों का वेट करते थे, फसल होती थी, फिर उसको काटा जाता था, फिर थोड़ा वेट किया जाता था, फिर सोइंग करी जाती थी, फिर हार्वेस्टिंग करी जाती थी। मतलब
जमीन को इतना टाइम मिलता था कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस ले सके, बीच में उसको इतना रेस्ट दिया जाता था। बट अब क्या होने लगा, अब डबल क्रॉपिंग होने लगी। तो डबल क्रॉपिंग में क्या हुआ, हम जमीन को इतना टाइम ही नहीं देते थे, एक के बाद दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी, जिससे जो जमीन में से जो न्यूट्रिएंट्स निकले हैं, जो मतलब उसके मिनरल्स निकले हैं, वो वापस उसको मिलने का टाइम नहीं मिल पाता था। जो इसके चलते क्या हुआ, हमारी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। ओके, तो ये थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इंडस्ट्री का, कि 1950 से 1990 में इंडस्ट्रीज ने कैसे रिफॉर्म किया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।